नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या खास है, कहां पर कमाई के मौके हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं रवि दियोरा कुंवरजी ग्रुप के, अखिलेश जैन है टेक्निकल IQ के, रिनिशा चेनानी है हमारे साथ जुड़ रही हैं ऑगमेंट गोल्ड की, और साथ ही दिनेश सोनी हैं जिला ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कच्चे तेल के साथ, क्योंकि क्रूड में आप देखिए कि कल तेज़ी आई लेकिन ये तेज़ी टिक नहीं पाई। आज कच्चा तेल एक बार फिर से नीचे आ गया और क्रूड में एक कमज़ोरी का माहौल बना, क्योंकि डिमांड घटने की चिंता मार्केट में हावी है। बेशक सऊदी अरब और रूस ये चाहता हो कि सप्लाई कम करके कीमतों को सपोर्ट दिया जाए, लेकिन डिमांड की चिंता बार बार मार्केट पर हावी हो रही है और यही वजह है कि बाजार की तेज़ी टिक नहीं पा रही है। तो तनेजा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर, ये जो अभी मतलब आप समझिए कि क्रूड को लेकर दो फाड़ के हालात बने हुए हैं। एक तरफ सऊदी अरब चाहता है दाम गिरे नहीं, अमेरिका चाहता है दाम बढ़े नहीं। आपको क्या लगता है क्रूड अब किसकी बात सुनेगा? देखिए, ओपेक की मीटिंग आने वाली है और ऐसी अटकलें या खबरें आ रही हैं कि शायद वो प्रोडक्शन कट के बारे में सोचा जा रहा है कि 5 लाख बैरल का प्रोडक्शन कट करा जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फैसला नहीं ले पाएंगे वो, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट पहले उन्होंने करे हैं, एक प्रोडक्शन कट उनके पास हथियार होता है कि उत्पादन को कम कर दो तो उससे लिहाजा कीमत ऊपर जाने लगेंगी। ऐसी खबर आते ही पहले तो कीमत ऊपर जाने लगती थी, लेकिन इस बार प्रोडक्शन कट हो रहा है, उसके बावजूद कीमत जो है वो लगातार नीचे जा रही है। क्योंकि अंततः जो दो ही चीजें तेल की कीमतों को निर्धारित करती हैं, एक तो डिमांड एंड सप्लाई और के फंडामेंटल, और दूसरा कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर। कोई जियोपॉलिटिक्स का भी कोई बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं। जो भी हमास का है या इजराइल का, वो मार्केट फैक्टर इन कर चुका है, यूक्रेन का भी फैक्टर इन हो चुका है। जहां अब डिमांड सप्लाई की असली बात है, सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। ईरान का तेल लगातार बाजार में आ रहा है, वेनेजुएला का आ रहा है, उधर लीबिया का तेल बाजार में ज्यादा मात्रा में आने लगा है। जबकि दूसरी तरफ डिमांड आप उठा करके देख रहे हैं, कहीं से डिमांड में कोई एकाएक कोई ऐसी बढ़ोतरी नजर नहीं आती। ये भारत में दिवाली के टाइम माना गया था कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बढ़ोतरी होती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए अभी जब तक कि डिमांड जो है, चाहे वो चाइना देख रहे हैं, चाइना से भी ऐसी कोई खबर नहीं आ रही, वहां की अर्थव्यवस्था काफी हद तक लड़खड़ा रही है, जो स्ट्रगल कर रही है। तो जब तक ये नहीं होता है कि डिमांड में कहीं बढ़ोतरी आए तो कीमत ऊपर नहीं जा सकती, चाहे वो ओपेक प्रोडक्शन कट और का हथियार का प्रयोग भी करे। लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो है जो कीमतें हैं, क्योंकि सप्लाई साइड कंफर्टेबल है, कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं है, डिमांड में किसी तरह की बढ़ोतरी अभी एकदम धरातल पर नजर नहीं आती, लिहाजा कीमत दबाव पे अभी रहने वाली है। आज जाहिर है सऊदी अरब और रूस वगैरह ओपेक कोशिश करेगा अपनी तरफ से। अब इनकी जो मीटिंग हो रही है उसमें यही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो भी वो फैसला लेंगे, लगता नहीं कि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि डिमांड जब तक उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नजर नहीं आती नहीं होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमको ये देखने की है कि डिमांड का जो भी अगर जो सिल्वर लाइनिंग दिखती है वो खाली भारत से दिखती है। अमेरिका में खुद उनका उत्पादन बिल्कुल एकदम जो है रिकॉर्ड उस पर चल रहा है। इस समय वो लगभग जो है 13 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन वहां पर चल रहा है। तो इसीलिए कहाँ से और डिमांड आ सकती है ऐसा नजर नहीं आता। इसलिए कीमतें दबाव में रहने वाली हैं और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि जो कीमत है वो $75 ब्रेंट जो है उसको छू जाए। मैं ये नहीं कह रहा वहां टिक जाएगा, लेकिन $75 को भी छू जाए। और जो खासतौर से बड़े प्रोड्यूसर हैं, उसमें सऊदी अरब वगैरह शामिल है, उनमें और बेचैनी बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल जब तक डिमांड नहीं बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि कीमतों में कोई बहुत उछाल इस तरह का आ सकेगा जो ओपेक चाहता है। सर, लेकिन अभी हाल में ये खबर आई कि ओपेक प्लस उत्पादन कटौती को और बढ़ा सकता है, मतलब जो क्वांटिटी है उसको और बढ़ा सकता है। ओपेक की ये कोशिश है कि सप्लाई साइड से कहीं भी ऐसी सिचुएशन ना बने कि डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा। तो अगर ओपेक प्लस उत्पादन कटौती को और बढ़ाता है तब भी क्या आपको लगता है कि मार्केट को कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा? देखिए, अभी तक जो उन्होंने इस हथियार का प्रयोग करा है प्रोडक्शन कट का, आप देख रहे हैं उसका कोई ज्यादा असर हो नहीं रहा। अगर आपको हथियार जब भी होता है कूटनीति में या कार्टेल में, आप हथियार का प्रयोग करते हैं और अगर उसके बाद असर नहीं होता तो उसमें आपकी थोड़ी सी जो है आपकी इमेज खराब होती है। तो दूसरी तरफ यह है कि अमेरिका उत्पादन बढ़ा सकता है, वेनेजुएला उत्पादन बढ़ा सकता है, अन्य देश जो कुछ और हैं जो ओपेक के मेंबर नहीं है, अमेरिका के कहने से वो उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
तो इसलिए वो अगर 5 लाख बैरल करते हैं या 1 मिलियन बैरल और भी कर लेते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा असर हो जाएगा मुझे नजर नहीं आता। इसलिए अच्छा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो कीमत पर प्रेशर रहने वाला है। ओपेक को जो करना है वो कर ले, लेकिन फिलहाल जब अगर हालात बदल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन जो आज हालात इस शाम को जो है उसमें मुझे नजर नहीं आता कि ओपेक के पास कोई विकल्प है। वो प्रोडक्शन कट करते भी हैं तो कीमतों पर उसका बहुत असर पड़ेगा। कीमत फिर भी दबाव में रहेगी और तथ्यों की तरफ जाएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बेशक ओपेक प्लस तमाम उपाय कर ले, लेकिन फिलहाल क्रूड पर इसका इम्पैक्ट आने वाला नहीं है और मार्केट क्रूड का दबाव में ही रहेगा। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए, अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं क्रूड के बाद गोल्ड की। गोल्ड में आप देखिए कि आज इंट्राडे में 61,000 के ऊपर गया गोल्ड और एक मोमेंटम गोल्ड की कीमतों में फिर से बनता हुआ दिख रहा है। और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं कि MCX पर जो गोल्ड का प्राइस है वो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो करीब करीब 300 रुपये ऊपर है और 60,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में ये तेज़ी करीब 400 रुपये की थी और भाव 61,000 के ऊपर चला गया था। तो रेनिशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार की ये रैली लंबी चलेगी, लंबी टिकेगी, क्या लगता है आपको? जी मुझे लगता है एक बार अगर प्राइसेस $2,000 के ऊपर सस्टेन करती है या फिर क्लोजिंग आती है, मुझे लगता है कि ये रैली लंबी चल सकती है क्योंकि फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। मेनली 3-4 फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को लगातार अभी सपोर्ट दे रहे हैं। सबसे पहला है जो फेड के मिनट्स आज आने वाले हैं, इसमें हमें ये पता चल सकता है कि आगे चल के जो रेट कट्स जो है वो एज अर्ली एज मार्च 2024 से भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंडली आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स और यूएस की जो ट्रेजरी है वो लगातार गिर रही है, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। और थर्ड फैक्टर है कि जो डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है इंडिया से और बाकी कंट्रीज से भी। हमने देखा ये फेस्टिवल के ड्यूरिंग जो इम्पोर्ट्स हुए थे और जो डिमांड निकल के आई थी काफी लास्ट ईयर के नंबर को सरपास किया था। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल डिमांड, सेंट्रल बैंक की डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, रिटेल डिमांड है। सो हर तरह से फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सो टेक्निकली बस एक ये लेवल जो है $2,000 का उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो मुझे लगता है $2,045 एंड देन $2,080 इज ऑन द कार्ड्स। इंडियन टर्म्स में मुझे लगता है कि 61,500, 61,800 एंड 62,000 ये धीरे धीरे रेजिस्टेंस लेवल्स है जो प्राइसेस अचीव करने की कोशिश करेगी। ओके, तो ऐसे में आप सवाल ये है रवि जी कि ट्रेड क्या लिया जाए गोल्ड में? अगर आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाहे तो उनको आपकी राय क्या होगी? जरूर से पहले तो एक लिमिटेड प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, सबसे पहला एडवाइस रहेगा। क्योंकि आज जैसे एफएमसी मीटिंग या मिनट्स पोस्ट मार्केट आएंगे तो ड्यूरिंग द मार्केट आर एक कंसोलिडेशन ही होगा। ज्यादा बड़े मोमेंटम के ऐसा आपको गैप अप गैप डाउन में कल मिलेंगे। हालांकि मोटा मोटे एक्सपेक्टेशन है कि ओवरऑल रुख पॉजिटिव है, कोई वहां ज्यादा मंदी के असर नहीं दिख रहे। इंट्राडे में ट्रेड लेना 60,900 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 60,710 का एक छोटा स्टॉप लॉस। अपर साइड टारगेट रहेगा 61,300 का। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये तेजी और परिवर्तित हो सकती है। जैसे ही 2000 का लेवल सस्टेन हुआ इंटरनेशनल मार्केट में तो मेरा मानना है कि आगे जो चाइना का फेस्टिविटी की डिमांड है वो भी होलसेल डिमांड दिसंबर फर्स्ट वीक से आ जाएगी और इंडिया में भी अच्छी फेस्टिविटी डिमांड रही है तो फिजिकल डिमांड इस टाइम अच्छा ड्राइव कर रहे हैं तो प्राइसेस में सपोर्ट बना रहेगा। ओके, जरा एक बार कॉल फिर से रिवाइज करिए रवि जी, गोल्ड की कॉल। हाँ, 61,300 का टारगेट रहेगा और 60,720 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड के दिसंबर फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। अच्छा, ओके, दिसंबर फ्यूचर में आप कह रहे हैं कि गोल्ड में आप बाय कर सकते हैं। क्या टारगेट दिया आपने? 61,000 का? यस, 61,300। अच्छा, 61,300 का टारगेट है और ताज़ा भाव पर आप कह रहे हैं कि बाई कर सकते हैं। 60,720 का स्टॉप लॉस है ना सर? यस जी, जरूर। ओके, 60,720 का स्टॉप लॉस, 61,300 का टारगेट। ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। ताज़ा भाव पर खरीदना है, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब 60,953 के आसपास। 60,720 का स्टॉप लॉस लगाना है और 61,300 मार्केट आ जाए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना, वो टारगेट होगा। तो ये कॉल आपके लिए गोल्ड पर है। अब जरा आप बताएं अखिलेश जी कि आपका टेक्निकल आईक्यू
गोल्ड को लेकर क्या कहता है, कितना स्ट्रांग है आपका IQ? फॉलोड बाय लाइक फंडामेंटल्स, जैसे निशा जी ने शेयर किया कि जो सेंटिमेंट बना हुआ है फंडामेंटल लाइक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है। और चार्ट्स पर भी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं प्रीशियस के, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1973 स्पॉट का जो लेवल है कॉमेक्स में, बहुत स्ट्रांग एक लेवल बना हुआ है और इसके ऊपर हर घटे पे गोल्ड को बाय करना चाहिए। वहीं MCX में 60,450 का लेवल है जो एक पोजिशनल सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर गोल्ड का जो मार्केट है वो बुलिश ही बना रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट की बात करें तो आइदर हमको वेट करना चाहिए 61,075 के ऊपर, यहाँ पे गोल्ड आता है तो बाय करें। उस केस में इसमें स्टॉप लॉस 60,900 के नीचे का रखें। अगर बिफोर दैट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा करेक्ट भी होता है तो वेट करें 100 से 150 रुपए और नीचे टूटने की, वहां पर इसमें बाय करें। 60,640 के आसपास के इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ये भाव सूनर और लेटर ऊपर में 62,500 तक की टेरिटरी को टच कर सकते हैं। निशा जी, तो ईयर एंड तक के लिए लग रहा है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, ओके। निशा जी, ईयर एंड तक के लिए क्या टारगेट है आपका गोल्ड पर? जी, ईयर एंड तक मुझे लगता है कि प्राइसेस शायद न्यू हाई भी दिखा सकती है इन दिस नेक्स्ट 1.5 मंथ। तो मुझे लगता है कि हम 62,000 के ऊपर प्राइसेस को ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं बाय दिस ईयर एंड। ओके, चांदी पर रिनिशा जी आपका क्या व्यू है? सिल्वर ने भी एक मोमेंटम दिखाया था लेकिन ऊपर से थोड़ा नीचे आया, क्या सिल्वर में भी एक करंट आपको दिख रहा है इस वक्त? आपको लगता है कि चांदी भी अच्छी रैली दिखाएगी? जी, अगर चांदी $24 के ऊपर सस्टेन करती है और इंडियन टर्म्स में अराउंड 74,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो बहुत बड़ी रैली हम चांदी में आते हुए देख सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, और जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती है हमें, और जिस तरह से रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं डिमांड के, मुझे लगता है एक बार ये टेक्निकल बाइंग स्टार्ट होगी सिल्वर में तो ये रुकेगा नहीं। 80,000 85,000 बहुत ही जल्द हम प्राइसेस को आते हुए देख सकते हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। तो मुझे लगता है $24 से ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है, तो $26 एंड $28 इज द नेक्स्ट टारगेट। एंड इंडियन टर्म्स मुझे लगता है 80,000 85,000 नेक्स्ट 3-4 महीने में चांदी को आते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर कि चांदी में अभी आपको आगे लगता क्या है। लेकिन रिनिशा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे लोग आपसे जानना चाहते हैं या बाकी एक्सपर्ट से भी कि 1 लाख तक की बात हुई थी चांदी में पहले, क्या वो बात अभी पीछे रह गई है 1 लाख वाली, या आपको लगता है कि नहीं 1 लाख वाला टारगेट अभी भी चांदी के मन में है? जी, मुझे लगता है अभी भी 1 लाख जो रुपीस का टारगेट है वो अभी भी आ सकता है नेक्स्ट ईयर 2024 में। एक बार अगर प्राइसेस ये रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने बताया $24 $25 के ऊपर सस्टेन करती है तो ये रैली कंटिन्यू अगर फॉलो थ्रू बाइंग के कंटिन्यू रहे, $30 अगर आ जाता है तो हम डेफिनेटली देखेंगे कि 90,000 तक का मेरा एटलीस्ट टारगेट है। $30 मतलब लगभग 90,000 इंडियन टर्म्स में, एटलीस्ट 90,000 तक तो मैं नेक्स्ट ईयर प्राइसेस को आते हुए देख रही हूँ। ग्रेजुअली हर साल हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर ने 10-11% का रिटर्न दिया है, तो ग्रेजुअली वो टारगेट जरूर आएगा। ये रहा आपकी सिल्वर पे। बहुत शुक्रिया रिनिशा जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए सोने चांदी में होगा क्या। अब जरा एक संक्षेप में आप बताएं रवि जी कि आज के लिए क्या कॉल सिल्वर में? सिल्वर में इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है कि बाय करना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 72,600 बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। 72,120 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कि 73,400 तक के लेवल आपको कल मॉर्निंग तक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं जीरे पे। जीरे में कल हमने अच्छी तेजी देखी थी 6% की। आज हालांकि मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा लेकिन वो बहुत कंटिन्यू नहीं रहा। फाइनली 215 रुपये बढ़ के बंद हुआ जीरा, दिसंबर का वायदा। इंट्राडे में तेज़ी बढ़ी थी और इनफैक्ट जनवरी का जो वायदा है वहाँ तो अभी भी करीब 3% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि जीरे के फंडामेंटल में क्या कोई बड़ा बदलाव आया है या ऐसे ही मार्केट कट पीस चल रहा है? दिनेश सोनी है हमारे साथ जोधपुर से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या चल रहा है सर जीरे में? नमस्कार मृत्युंजय जी। जीरे में सर मैंने जैसे
मैं पिछले गुरुवार को आपको बोला था कि ये घटा जो बंद बाजार के अंदर वो गलत घटा था। अच्छा, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं ये कहूंगा डिमांड बहुत अच्छी है, अभी एक्सपोर्ट में भी व्यापार है और डोमेस्टिक में भी अच्छे व्यापार है। अभी जो आमदनी का प्रेशर है बाजार में बहुत कमजोर है, इसलिए मेरे को लगता है अभी भी जीरे का मोमेंटम थोड़ा ठीक रहना चाहिए। हाँ, एक बार जो अपना अनुमान लगा रहे थे रिकवरी अच्छी आनी चाहिए, काफी अच्छी रिकवरी आ गई, लेकिन अभी भी हमको लगता है थोड़ा गुंजाइश है, अभी भी बढ़ने की जगह है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी क्या टारगेट आपके मन में चल रहा है? सर वही 48,000 के लमसम हमको लगता है एक बार आना चाहिए। 48,000 के लमसम एक बार जीरा दिसंबर आना चाहिए हमारा टारगेट लमसम। हमको लगता है जिस हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिल रहा है, आने वाले समय में मैंने जैसे पहले बोला अभी भी एक्सपोर्ट का सपोर्ट है, आने वाले समय में और भी एक्सपोर्ट का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। मेरे को लगता है एक बार 48,000 तक आना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि एक बार 48,000 तक जीरे का प्राइस आ सकता है, तो ये राय आपकी हो रही है जीरे पर। मुझे याद है कि आपने जब 42,000 का जीरा था और तब आपने ये कहा था कि 47,000 तक जीरा आ जाएगा, उसके बेहद करीब जीरा पहुंच चुका है, तो इसके लिए तो आपको बधाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको बधाई कि आपने सही वक्त पर सही राय दी थी। अब आप कह रहे हैं कि 48,000 जीरा आपको दिख रहा है। क्या 48,000 पर जाने के बाद जीरा रुक जाएगा या थोड़ा रुकेगा फिर दौड़ेगा, क्या होगा? सर इसमें अभी कुछ ना, जैसे अभी ये सोइंग का मौसम चल रहा है, सोइंग के साथ साथ कई जगह ऐसा गुजरात में कुछ सुनने को वाला जर्मिनेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और कुछ बिजाई के डाटा भी जैसा सोच रहे वैसा अभी तक नहीं आ रहे। मेरे को लगता है बिजाई अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो बिजाई का रुझान मिल रहा है उसमें ज्यादा जितना हम सोच रहे डबल डेटा वैसा नहीं मिल रहा है। तो वो सब देखने के बाद ही आगे का डिसाइड होगा। अगर इसमें बिजाई में थोड़ा भी अगर अच्छा मूवमेंट नहीं मिला तो हो सकता है और नई तेजी बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए जीरे में आगे क्या होगा। लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और आप भी सवाल पूछिए। अपने सवाल आप तैयार रखें। नंबर आपको बता दें 02223001634 पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा 02223001635 पर भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राजेश का, हिसार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 3 लोट गोल्ड के सेल किए हैं 61,020 में, और पिछले 20 में सर, और पिछले 1.5 महीने से जब भी ये गोल्ड 61,000 से ऊपर आता है ना, ये सब 62,000 लेके बैठते हैं और हर बार टूटता है। ये देखते नहीं, इनको देखना नहीं आता, या प्रॉब्लम कहाँ है? तो आपने बाय किया है? मैंने तो सेल कर रखा है सर, और ये हर बार बाय करवाते हैं, लोगों का तो नुकसान ही होता है। 61,020 पर आपकी सेलिंग है गोल्ड में। अभी गोल्ड करीब 300 रुपए ऊपर है। बताइए अखिलेश जी, 61 के ऊपर आते ही आप लोग बाइंग देने लगते हैं, क्यों? नहीं, मेरा पहले भी इनका कई बार क्वेश्चन रहा है, पैनलिस्ट से भी रहा है और मेरे से भी हुआ है, और हर बार यही रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि देखिए प्रीशियस का जो ओवरऑल रुझान है वो तेजी का है, बट जिन लेवल्स पे बात कर रहे हैं 61,000 की, हमेशा ये सेल करते हैं, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया जाता है इनको। तो 61,075 या 100 के आसपास का स्टॉप लॉस है आज भी इनके लिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डाइसी सा मार्केट है, एक ट्रेडिंग मूवमेंट बना हुआ है गोल्ड के अंदर, जो भाव को अप्रोक्सीमेट 500-600 की रेंज में रखता है। नीचे में मोटा मोटा जो भाव है 60,500 के आसपास, 600 के आसपास से घूमता है मोस्ट ऑफ टाइम, एंड वापस 61,000 के आसपास आता है। तो इनकी इंटरडे के लिए रणनीति बुरी नहीं है। 61,000 के आसपास गोल्ड आता है तो 61,100, 125 के आप स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं बीइंग अ ट्रेडर। तो ट्रेडर्स इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं ट्रेड को। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल ट्रेडिंग, जैसे गैप अप आज मार्केट हुआ, तो जब भी गोल्ड में इस तरह के मूवमेंट्स आएंगे तो यहाँ से एक बड़ी तेजी बनेगी। तो दोनों ही एक अलग अलग तरह के आउटलुक है। तो ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेड के लिए अलग तरह से एक आउटलुक बनाना पड़ता है। ठीक है, राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर, हम रमेश हैं। पूछिए रमेश जी। सर मेरी सिल्वर में 73,200 की खरीदी है, तो यहाँ से मुझे क्या चांदी में एवरेज करके चलना चाहिए? 73,200 पर आपकी बाइंग है? जी सर। अच्छा जी, तो क्या एवरेज करना चाहिए रवि जी? मेरे हिसाब से 72,500 के करीब आप एवरेज करें इंट्राडे के लिए। आप वहाँ पे 600 पे मैंने भी रिकमेंडेशन दिया है, आप डेफिनेटली वो लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 72,300 के करीब अच्छा सपोर्ट पे है, तो शायद वो ब्रेक ना हो, तो वो स्टॉप लॉस नई पोजीशन पे लगा है
ओवरऑल एक बार मुझे लग रहा है कि आपके जो लेवल है बाइंग लेवल, उसके ऊपर वाले टारगेट मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किए हैं, तो आप होल्ड करें। एंड अगर 600 के करीब आता है एवरेज के लिए बाय कर ले। कंबाइंड स्टॉप लॉस वुड भी 72,300 के करीब लगा है, और मुझे लग रहा है कि 73,200 जो आपका ओरिजिनल बाय प्राइस है वहां तक के टारगेट के लिए रुक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर सुरेश हैं, एमपी से जुड़ रहे हैं। पूछिए सुरेश जी। सर मेरे को सोयाबीन की राय चाहिए थी। सोयाबीन पर आपको राय चाहिए, बताइए रवि जी, क्या लगता है सोयाबीन में आपको? सोयाबीन मुझे पॉजिटिव लग रहा है। पर्टिकुलर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आ भी चुकी है। 150-200 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी सोयाबीन में आई है। एंड पर्टिकुलर एडिबल ऑयल में मैं अच्छी रिकवरी के एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे साल लास्ट ईयर काफी बॉटम में रहे, और अभी इस साल वैसे देखे तो इलेक्शन का ईयर भी है, तो फार्मर्स का एमएसपी के ऊपर गवर्नमेंट का ट्राई भी रहेगा कि प्राइसेस बने रहे। तो मेरा ये मानना है कि एडिबल ऑयल एज वेल एज ऑयल सीड ने बॉटम बना लिया है, यहाँ से आपको बेचना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ से 200 पॉइंट तक की रिकवरी एटलीस्ट ये महीने में लग रहे हैं। अगर वहां पे प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे आप एक बार आपकी जो फिजिकल पोजीशन है उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, बट करंट लेवल पे रुके। दिसंबर एंड तक जो ग्लोबल डिमांड है वो भी काफी सपोर्टिव है। चाइना लूनार के पहले अच्छा बाइंग करता है दिसंबर में, तो इसका सपोर्ट आपको एक मिल जाएगा। ओके, राइट, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए कि क्या करना है आपको। आगे बढ़ते हैं और हम कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं, मेटल की बात करते हैं, कॉपर की। कॉपर एलएमई पर 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, क्योंकि पेरू और पनामा यहाँ पर कॉपर की सप्लाई घटने की आशंका है। पेरू में तो वर्कर्स ने स्ट्राइक की चेतावनी दी है, उस वजह से नेक्स्ट वीक से उस वजह से सप्लाई घटने की आशंका है। और पनामा में मेंटेनेंस की वजह से 23 नवंबर से कामकाज कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। इन दोनों वजहों से कॉपर के दाम बढ़े हैं। क्या इसका इम्पैक्ट अभी और दिखना बाकी है, अखिलेश जी? मैंने पहले भी शो पे कहा था 700 के आसपास मुझे कॉपर एक चार्ट पे बहुत अच्छा बेस बनाते लग रहा है शॉर्ट टर्म, और वो कहीं ना कहीं फॉलोड बाय द न्यूज अभी दिखा है भी हमको। ओवरऑल चार्ट अगर देखें तो अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम मेरे को लगता है रहना चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। कॉपर स्पेसिफिक अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें अपन, तो नीचे में अगर भाव 712 से 714 के रेंज मिलते हैं तो इसको बाय करना चाहिए। 710 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर मुझे लगता है कि 725 से 738 तक के भाव हमको इस या नेक्स्ट वीक में नजर आने चाहिए कॉपर के अंदर। चलिए, बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है। ओके, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका, रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।